बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एजुकेशनल रिसर्च या तालीमी तहकीक के बारे में। तो तालीमी तहकीक के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि रिसर्च क्या होती है। पर्पसफुल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी साइंसी नॉलेज को या साइंसी इल्म को हासिल करने के लिए जो एक मकसद के तहत की गई सरगर्मी होती है वो रिसर्च कहलाती है। या इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी किसी मसले के हल के लिए एक जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी या प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो एजुकेशनल रिसर्च या तालीमी जो तहकीक है, ये जस्ट आप इसमें ये चीज़ ऐड कर लें कि अगर यही जो पर्पसफुल एक्टिविटी है वो किसी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो कर रहे हैं तो उसको हम एजुकेशनल रिसर्च कहेंगे। तो जो एजुकेशनल रिसर्च है इसके अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके लिए एक जो एब्रीवेशन है वो आप याद रखें, और वो एब्रीवेशन है मूवी। तो मूवी यहाँ एम से मुराद जो है वो आपकी मैथमेटिकल प्रिसीजन है या एक्यूरेसी है। यानी आप कह सकते हैं कि चूँकि मोस्टली जो भी रिसर्च होती है उसके लिए आप डेटा लेते हैं और उस डेटे को एनालाइज करते हैं, और डेटा जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। तो यानी आपका जो डेटा है वो मैथमेटिकली प्रीसाइज होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी जिस मकसद के तहत आप रिसर्च कर रहे हैं वो मकसद जो है वो वाज़ेह होना चाहिए। तीसरा आ जाता है वी यहाँ पे है वेरीफाइबिलिटी, यानी वो वेरीफाइबल हो, उसको आप वेरीफाई कर सकें, या कोई और बंदा भी आपकी तहकीक को वेरीफाई करना चाहे तो वो उसको वेरीफाई कर सके या उसकी तस्दीक कर सके। उसके बाद आगे आ जाता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी क्या होती है कि गैर जानिबदारी, यानी आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आप जो है वो गैर जानिबदार होकर उसके जो भी रिज़ल्ट्स आएँ आप उनको बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ जो है वो सामने लाएं। और लास्ट में आ जाती है ई फॉर एक्सपर्टनेस। तो एक्सपर्टनेस ये है कि यानी कोई माहिर बंदा ही जो है वो रिसर्च कर सकता है, यानी जो भी कोई काम करना चाह रहा है रिसर्च का वो एक्सपर्ट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए। तो ये हो गए रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आगे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, यानी तालीमी जो तहकीक है इसकी कौन सी अक़साम है या टाइप्स हैं। तो इसको बुनियादी तौर पर दो मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है या दो मेथड्स के तहत। एक आ जाता है रिसर्च बाय पर्पस और दूसरा आ जाता है रिसर्च बाय मेथड। अब रिसर्च बाय पर्पस या मकसद के लिहाज से रिसर्च की तीन टाइप्स हैं, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन। और दूसरा आ जाता है रिसर्च बाय मेथड, यानी तरीक़ाकार के तहत जो है ये इसकी 5 टाइप्स हैं, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, कैजुअल, कंपैरेटिव एंड लास्ट वन इज़ कोरिलेशनल। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहले आ जाते हैं रिसर्च बाय पर्पस, यानी मकसद के तहत रिसर्च की जो टाइप्स हैं उनको देखते हैं। तो इसमें पहली आ जाती है बेसिक रिसर्च और प्योर या फंडामेंटल रिसर्च। तो ये जो बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च होती है ये बुनियादी तौर पर वो रिसर्च है जो किसी नई थ्योरी की डेवलपमेंट के लिए की जाती है। ये मोस्टली लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह के अंदर की जाती है। इसमें जो है हायर कंट्रोल बाय रिसर्चर कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स या एजुकेशनिस्ट, यानी जो माहिर तालीम होते हैं, ठीक है, वो इसको करते हैं। और इंतहाई जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर ये वाली रिसर्च जो है वो की जाती है। यानी आप एक नई थ्योरी अगर लाना चाह रहे हैं, सामने लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यकीनी तौर पर आपको हाईली जो है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। उसके बाद है एनिमल्स यूज्ड एज ए सैम्पल फॉर स्टडी, यानी इसमें जो है वो एनिमल्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को जो है वो स्टडी के लिए रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने पढ़ी होगी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो उसमें जो है आपको पता है जो चिंपैंजी वगैरह या इस तरह के जो ऐप्स हैं उनको यूज़ करके वो वाली इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो दी गई है। तो
इसी तरह आपने वो जो एन पावाल्व की जो लॉज हैं, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस वगैरह, ये आपने देखे होंगे। वो भी जो है बुनियादी तौर पर जानवरों के ऊपर स्टडी करके ही दिए गए थे। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं अप्लाइड रिसर्च, या जिसको फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है। ये जो है ये ऑलरेडी जो मौजूद थ्योरीज़ हैं, ये बात आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि बेसिक रिसर्च जो होती है वो नई थ्योरी की डेवलपमेंट के लिए की जाती है, और अप्लाइड जो है वो अवेलेबल जो थ्योरीज़ हैं उनको चेक करने के लिए, या उनकी जो आप कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी है, या उनकी जो मतलब दायरा कार है, कहाँ तक वो जो है वो ठीक हैं, या किस हद तक जो है वो उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ये चीज़ चेक करने के लिए अप्लाइड रिसर्च की जाती है। इसमें आ जाता है, ये भी फील्ड में की जाती है, इसमें हाईली कंट्रोल कंडीशंस नहीं चाहिए होती। तो यकीनी बात है ये भी एक बड़ी रिसर्च होती है, तो इसके लिए भी माहिर तालीम या बड़े एजुकेशनिस्ट का ही होना ज़रूरी होता है, यानी वही इसको भी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन आ जाती है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, या इसको क्लासरूम रिसर्च भी कहा जाता है, यानी ये किसी इमीडिएट किसी मसले के हल के लिए क्लासरूम के अंदर ये वाली रिसर्च अप्लाई की जाती है। तो इसमें इंतहाई जो है वो लाइट कंट्रोल या बहुत कम कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो ये एमसीक्यूज़ के एतबार से आप याद रखें कि बेसिक रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशंस चाहिए होती हैं, अप्लाइड रिसर्च के लिए उससे थोड़ी कम है, और ये वाला जो है ये बिल्कुल कम यानी कंट्रोल इसमें चाहिए होता है, यानी आप इजीली इसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट को एज ए सैंपल लेके उनके ऊपर कोई छोटी मोटी जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। इसकी इमीडिएट एप्लीकेशन होती है, यानी एक उस्ताद ने जो है वो क्लासरूम के किसी मसले को हल करने के लिए क्लासरूम के स्टूडेंट्स को ही बतौर सैंपल लिया और उनके ऊपर रिसर्च की, और फिर फौरी तौर पर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको उसी क्लास के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये आ जाती है एक्शन रिसर्च। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आ जाती है आगे रिसर्च बाय मेथड, यानी तरीक़ाकार के एतबार से जो है वो रिसर्च की टाइप्स है। तो इसमें पहली आ जाती है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो नाम से ही ज़ाहिर है ये पास्ट इवेंट्स के बारे में है। तो बेसिकली ये जो रिसर्च है ये माजी के वाक़यात को लेके वो उनका हाल के अंदर जो है वो अप्लाई करना, इसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देख लें, हिस्टोरिकल रिसर्च प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट एंड एक्सपेरिमेंट, यानी माजी के जो वाक़यात और तजर्बात हैं उनके इल्म का जो मतालिया है या उनकी जो तहकीक है उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। इसकी जो इसके स्टेप्स हैं उनको हम देखते हैं। पहला आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आप कौन से मसले के ऊपर जो है वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, पहली बात ये आ गई। फिर आ गई कलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा को कलेक्ट करने का तरीका। इसमें प्राइमरी सोर्स भी हो सकता है, सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ये होते हैं कि अगर आप डेटा जो है वो इटसेल्फ खुद ले रहे हैं, यानी आप खुद उसके आई विटनेस बन रहे हैं और आप एक नया डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं कि जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उसी को आप एक नए अंदाज के साथ देख रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा सेकेंडरी सोर्सेज। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस या क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसिज्म की दो टाइप्स हैं। तो आप डेटा का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या होता है, उसको पार्ट्स के अंदर तहलील करना और देखना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको देख के उसके ऊपर एनालिसिस करना। जैसे होता है एक क्रिकेट मैच होता है, तो एक होता है ओवरऑल के मैच जीता कौन है हारा कौन है, और एनालिसिस क्या होता है कि कौन से खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से खिलाड़ी की ख़राब कारकर्दगी की वजह से जो है वो मैच फ़लाँ टीम जो है वो हारी है। तो ये क्या होता है एनालिसिस। इसके बाद आ जाता है ड्राइंग कंक्लूजन, यानी अगर आपने जो है वो डेटा को एनालाइज़ किया है तो आप किस नतीजे पे पहुँचे हैं, कंक्लूड आपने क्या किया है। और लास्ट में आ जाती है रिपोर्ट राइटिंग, यानी आपने जो ओवरऑल डेटा लिया उस पर जो काम किया उसकी पूरी एक जो है वो उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में लिखेंगे, तो ये आ जाती है रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पे दो टर्म्स थी, एक था एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और दूसरा था इंटरनल
क्रिटिसिज्म। तो इसको हम देखते हैं। जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ये बुनियादी तौर पर क्या होता है कि अथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ ए डेटा, यानी किसी डेटा की जो जेन्युइननेस है, यानी कितना ये जेन्युइन है, इस चीज़ को चेक करने के लिए जो क्रिटिसिज्म किया जाता है इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा किसी बंदे की आपने जो है वो लिया डेटा, तो आप उसके सिग्नेचर का टेस्ट कर सकते हैं कि आया ये वाकई उसी बंदे का है। उसके बाद क्या हो सकता है, यानी उसकी हैंड राइटिंग का टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिज़िकल केमिकल टेस्ट भी हो सकते हैं, यानी आपको कोई कहता है कि जी ये बुक जो है वो 400 साल पुरानी है, तो आप उसके मुख्तलिफ जो है वो केमिकल टेस्ट करके तो उसकी जो एज है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में आ जाती हैं। उसके बाद क्या आता है, इंटरनल क्रिटिसिज्म। ये जो है उस कंटेंट की वर्थ के बारे में होता है। मसलन आप ये चेक करते हैं कि जिस राइटर ने ये बात लिखी है क्या वाकई वो अच्छा राइटर है, या वो जो बातें ओवरऑल लिखता है क्या वाकई वो जेन्युइन है। तो ये वाला जो क्रिटिसिज्म होता है इसको क्या कहते हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये चीज़ों के जो करंट स्टेटस है ये उसके बारे में है, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन्वॉल्व द प्रेजेंट और करंट स्टेटस ऑफ द थिंग्स, कि चीज़ों का जो करंट स्टेटस है उसको चेक करने के लिए ये वाली रिसर्च जो है वो की जाती है। यानी ये आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ओवरऑल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कि एजुकेशन सिस्टम इन आज़ाद कश्मीर स्टेट या एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान स्टेट, इसके ऊपर आप व्यूज़ लेना चाह रहे हैं मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट के, या इवन आप ये कह सकते हैं कि आप तालीमी अदारों के जो सरबराहान हैं उनके व्यूज़ लेना चाह रहे हैं या उनकी ओपिनियंस लेना चाह रहे हैं। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसमें आ जाते हैं ट्रेंड्स दैट आर डेवलपिंग पीपल ओपिनियन, व्यूज़, परसेप्शंस, बिलीफ, एटीट्यूड्स, टीचर परसेप्शन रिगार्डिंग डेवलपमेंट, यानी लोगों का जो है वो आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। जैसे होता है सर्वे होता है, आपने मुख्तलिफ देखा होगा कि फ़लाँ सर्वे के मुताबिक जो है वो लोगों की राय ये है, या इलेक्शन से पहले आप देखते रहते हैं अक्सर कि जी एक सर्वे हुआ है और उसके तहत जो है वो फ़लाँ पार्टी जो है वो इस पोजीशन पे लाए कर रही है। तो ये जो रिसर्च होती है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें सैम्पलिंग मेथड लिया जाता है, यानी आप पूरी पॉपुलेशन का तो नहीं कर सकते, आप क्या करते हैं उसके सैंपल्स लेते हैं। तो इसके हम स्टेप्स की तरफ चलते हैं। पहला आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि मसले को आइडेंटिफाई करना। वो ये कहते हैं कि मसले का हल इतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी मसले को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। यानी आपको जब पता चल गया कि मसला क्या है तो फिर आप उसका हल निकाल लेंगे। यानी आपकी रिसर्च से पहले आपने उस मसले की तरफ चेक करना है, यानी जिस मसले को लेके आप रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, कि आपकी जो स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये बहुत अहम चीज़ होती है। जिस तरह होता है कि कोई भी यूनिट आप जब पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को तो उसके शुरू में उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि ये जो यूनिट है इसको पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यानी आपकी रिसर्च के होने चाहिए कि इस रिसर्च के बाद हम जो है वो ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। देन हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, कि आप जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं कि किस तरह से जो है वो मतलब हाइपोथेसिस क्या होता है, मफरूज़ा। आप एक मफरूज़ा कायम करते हैं। मसलन आप ये कह सकते हैं कि जी प्राइमरी लेवल के ऊपर मेल की निस्बत जो है फ़ीमेल ज़्यादा बेहतर तरीके से या मौसर तरीके से पढ़ा सकती हैं। तो ये आपका क्या है, हाइपोथेसिस। अब आपने इसको चेक कैसे करना है, चेक करने का तरीका ये है कि आप जब रिसर्च करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे मुख्तलिफ स्कूल्स को सर्वे करके, तो फिर आप ये चीज़ या तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस को, या इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये बात ऐसे ही है। तो ये क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस। देन आ जाता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर कोई
आज़ाद कश्मीर के तालीमी निज़ाम के ऊपर जो है वो कोई रिसर्च लेके चल रहा है, तो पूरे आज़ाद कश्मीर के स्कूलों का वो विज़िट नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। और वो सैम्पलिंग में वो मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ स्कूल जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिलेक्ट करेगा, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्राटा, ये चलें एक अलग टॉपिक में हम इन सैम्पलिंग टेक्निक्स को भी देख लेंगे। इसके बाद आ जाता है टूल ऑफ रिसर्च। तो टूल में ये है कि आपने इंटरव्यू लेना है, कोई क्वेश्चनर लेना है रिटन फॉर्म में, या आपने ऑनलाइन सोर्स का कोई ज़रिया लेके, यानी आजकल डिजिटल दौर में आप ऑनलाइन क्वेश्चनर बनाकर भी लोगों को ईमेल कर सकते हैं या उनको किसी और सोशल मीडिया के थ्रू जो है पहुंचा सकते हैं और लोगों की राय ले सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन भी बेसिकली यही है, यानी आपने जो टूल यूज़ किया उसके नतीजे में जिन लोगों ने आपका वो जो क्वेश्चनर है उसको फिल किया, तो वो आपके पास डेटा आ जाएगा। देन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी आप उसका मुख्तलिफ वे से जो है स्टैट अप्लाई करके उसका एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल जो है, मसलन मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अगर ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि फ़ीमेल परफॉर्म बेटर इन प्राइमरी स्कूल्स दैन मेल टीचर्स, तो ये अगर आपका हाइपोथेसिस था कि जो ख़वातीन उसातिज़ा हैं वो प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं मर्द उसातिज़ा की निस्बत, तो ये चीज़ चेक करने के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ़ अदारों का डेटा लेंगे। तो उसके बाद आप जो है वो उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर स्टैट लगाएंगे और दोनों का कंपेयर करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं स्टैट के। तो वो टेस्ट लगा के, टी टेस्ट होता है, जी स्कोर होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग फाइंडिंग्स, यानी आपको जो रिज़ल्ट्स मिलें उनको आप इंटरप्रेट करेंगे। और लास्ट में क्या आ जाता है, ड्राइंग कंक्लूजन, कि आप उसका नतीजा अखज़ करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो स्टेप्स हैं वो ओवरऑल ये। नेक्स्ट इसकी हम टाइप्स को देखते हैं। इसमें अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं सर्वे स्टडीज़, उसके बाद डेवलपमेंटल स्टडीज़ आ जाती हैं, और लास्ट में आ जाती हैं इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। तो पहले हम सर्वे स्टडीज़ को देखते हैं। तो सर्वे स्टडीज़ बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रुप के अंदर, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है उससे आप क्वेश्चन की फॉर्म में जब आंसर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। इसमें क्वेश्चनर हो सकता है या कोई इंटरव्यू हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल का सर्वे कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन ले सकते हैं, कम्युनिटी का सर्वे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है डेवलपमेंटल स्टडीज़। डेवलपमेंटल स्टडीज़ ये होती हैं बुनियादी तौर पर कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि एक शख्स जो है वो तालीम हासिल करने के दौरान, अगर हम चूँकि तालीमी तहकीक की बात कर रहे हैं, तो आप ये डेटा एनालाइज करना चाह रहे हैं कि किस एज के अंदर जो है वो बच्चे ज़्यादा सीख रहे होते हैं। तो इसके लिए जो आप टेक्निक यूज़ करेंगे वो डेवलपमेंटल स्टडीज़, यानी डेवलपमेंटल स्टडीज़ से हम मुराद ह्यूमन डेवलपमेंट ही है। तो क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे कोई इंसान डेवलप हो रहा होता है, यानी बच्चा है वो एज के साथ जो ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसकी मैचुरेशन जो है वो भी बढ़ रही होती है। तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, ये चीज़ चेक करने के लिए जो स्टडी की जाती है या जो रिसर्च की जाती है उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल स्टडी। तो इसमें डेवलपमेंटल स्टडी की चलें थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कि इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ और दूसरी आ जाती हैं क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजेंटल स्टडीज़। तो जो लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल स्टडी है उसमें ये है कि आप एक ही सैंपल, यानी एक ही अगर आप बच्चे को ले के लंबे अरसे तक उसको चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडीज़ हैं, डेवलपमेंटल स्टडी की ये टाइप है। और दूसरी आ जाती हैं हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल के अंदर ये है कि आप जो है मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चों को सिलेक्ट कर लें, और इसमें चूँकि जो लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल स्टडीज़ होती हैं उसमें लंबा टाइम दरकार होता है, और जो
क्रॉस सेक्शनल या हॉरिजेंटल स्टडीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है कि आप एक ही टाइम में मुख्तलिफ एज ग्रुप के सैम्पल्स को देख रहे होते हैं। दैन लास्ट में आ जाती है इंटर रिलेशनल या इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। इसमें आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जी जो वर्किंग वूमेंस हैं उनके बच्चे जो हैं वो जो नॉन वर्किंग वूमेंस हैं उनकी निस्बत जो है वो कम स्टडी की तरफ तवज्जो देते हैं, चूँकि वो घर में उस तरह से उनके ऊपर जो है वो नहीं दे। तो यहाँ पे जो वर्किंग वूमेन है ये बुनियादी तौर पर इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल है, और बच्चों की जो स्टडी है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों के दरमियान आप जो है वो रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ के अंदर। इसके बाद आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके बाद कैजुअल कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल। तो चूँकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो उसको हम इसी एजुकेशनल रिसर्च के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।